हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस मास्टर क्लास में हम एक ऐसे ज़िले का डीप डाइव करने वाले हैं जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल। और ध्यान रखिएगा कि ये कोई आम क्लासरूम रीडिंग नहीं है। ये यूपीपीएससी और आरओ एआरओ जैसे एग्जाम्स के लिए एक हाई यील्ड एग्जाम ब्लूप्रिंट होने वाला है। सही कहा आपने। तो ज़रा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ की ज़मीन बेहद उपजाऊ है, एक ऐसी जगह जहाँ से टॉन्स और घाघरा जैसी बड़ी नदियाँ गुजरती हैं। एकदम फर्टाइल लैंड। बिल्कुल। और जिसके पास अपना जीआई टैग प्राप्त ऐतिहासिक वस्त्र उद्योग भी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी किसी महान नगर को टक्कर देता है। देखने में तो ये किसी बहुत ही समृद्ध और डेवलप जिले का प्रोफाइल लगता है। मतलब कागज पर तो सब कुछ परफेक्ट है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, बिल्कुल। एक विरोधाभास। हम्म ये सब खूबियां होने के बावजूद सरकारी दस्तावेज इसको अत्यंत पिछड़ा जिला यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मानते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी ताकत होने के बाद भी ये पिछड़ा क्यों है। इस एनालिसिस में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयोग जब सवाल घुमाता है तो स्टूडेंट्स तुरंत एग्जाम ट्रैप में फंस जाते हैं। हम यहाँ क्या के साथ साथ क्यों भी समझेंगे। सही बात है। तो शुरुआत इसके इतिहास से करते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की वर्तमान स्थिति उसकी ऐतिहासिक जड़ों में ही छिपी होती है। अगर हम बहुत पीछे यानी प्राचीन काल की बात करें बिल्कुल। तो ये पूरा क्षेत्र अवध और कौशल जनपद का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था। और मुगल काल आते आते ये टोन्स नदी के तट पर होने की वजह से एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र बन गया था। राइट, क्योंकि नदियां उस वक्त हाईवे की तरह काम करती थी ना। लेकिन ये जो आधुनिक अम्बेडकर नगर है जिसे आज हम जानते हैं, इसका निर्माण तो बहुत बाद में हुआ। हाँ, 29 सितंबर 1995 को। इससे पहले ये पूरा क्षेत्र फैजाबाद जिले का हिस्सा था, जिसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। एक तरह से जैसे किसी बहुत पुराने और बड़े पेड़ से एक नई मजबूत शाखा निकलती है, वैसा ही कुछ मान लीजिए। फैजाबाद का आकार इतना बड़ा हो गया था कि उसे रोजमर्रा के स्तर पर मैनेज करना लगभग नामुमकिन लगने लगा था। सही कहा। प्रशासनिक सुविधा और दक्षता के लिए ही 1995 में इसको अलग किया गया और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सम्मान में इसका नाम रखा गया। और यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप आता है, जैसे कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने लेक्चर में बहुत स्पष्ट रूप से हाईलाइट किया था कि नया जिला होने की वजह से छात्र अक्सर एक गलत धारणा बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल। एग्जाम हॉल में बैठे किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि अगर जिला 1995 में बना है तो इसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से क्या ही कनेक्शन होगा। यही वो ट्रैप है जहां नंबर कट जाते हैं। सही पकड़ा आपने। जब सवाल आता है कि राम अवध सिंह या रामचंद्र यादव जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी किस वर्तमान क्षेत्र से थे, तो स्टूडेंट्स अम्बेडकर नगर को ऑप्शंस में से तुरंत हटा देते हैं। उन्हें लगता है कि उस वक्त तो ये जिला था ही नहीं। लेकिन जैसा शिवांश मिश्रा सर ने बताया था, राजनीतिक सीमाएं भले ही नहीं है, पर इस मिट्टी का क्रांतिकारी इतिहास सदियों पुराना है। एकदम सही। जमीन वही थी, लोग वही थे, और इन्हीं नायकों ने इस अवध की मिट्टी से क्रांति का बिगुल फूंका था। ये पर्सपेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब जरा इसको नक्शे पर देखते हैं। इसकी सीमाओं को समझना यूपीपीएससी के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम है। ज्योग्राफी हमेशा स्कोर दिलवाती है। बिल्कुल। इसके उत्तर में बस्ती और संत कबीर नगर स्थित है, दक्षिण में उत्तर सुल्तानपुर और पूर्व में आजमगढ़ और गोरखपुर लगते हैं, और पश्चिम में इसका पुराना घर यानी अयोध्या स्थित है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 2350 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि कुछ रिसोर्सेज इसे 2520 वर्ग किलोमीटर भी दिखाते हैं। तो इतने बड़े क्षेत्रफल को आखिर जमीनी स्तर पर प्रशासनिक रूप से कैसे संभाला जाता है? देखिए, प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, और इस पूरे जिले का जो नर्वस सिस्टम या मुख्यालय है वो अकबरपुर में है। अच्छा, अकबरपुर क्यों? मतलब तांडा भी तो एक बहुत प्रसिद्ध जगह है यहाँ की। ये एक अच्छा सवाल है। मुख्यालय अक्सर उसे बनाते हैं जिसकी भौगोलिक स्थिति पूरे जिले को एक समान प्रशासनिक पहुंच दे सके। अकबरपुर सेंटर में है और हिस्टोरिकल भी है। समझ गई। और इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की कैसा है? अगर हम ऊपर से नीचे देखें
तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए पूरे जिले में सिर्फ एक लोकसभा सीट है और उसके नीचे राज्य स्तर के लिए 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ओ 5, वो कौन कौन से हैं? कटेहरी, तांडा, अलापुर, जलालपुर और अकबरपुर। ये पांचों एमएलएज राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। और लोकल लेवल पर जैसे राजस्व और विकास के कामों के लिए कितनी तहसीलें हैं यहाँ? जमीन और राजस्व के मामलों के लिए 5 तहसीलें हैं: अकबरपुर, तंडा, भियाई, जलालपुर और अलापुर। और फिर ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए पूरे जिले को 9 विकास खंडों या ब्लॉक्स में बांटा गया है। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। और जो क्षेत्र थोड़े शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए 3 नगर पालिकाएं हैं: अकबरपुर, जलालपुर और तंडा। और 4 नगर पंचायतें हैं: जहांगीरगंज, राजे सुल्तानपुर, किचौचा और इल्तिफातगंज। ये सारा सेटअप मिलकर स्टेट की योजनाओं को आखिरी गांव तक पहुंचाता है। तो भूगोल और प्रशासन का ढांचा तो क्लियर हो गया, लेकिन अब सबसे अहम पहलू पर आते हैं। उन लोगों की बात करते हैं जो इस जमीन पर रहते हैं। आयोग को 2011 की जनगणना के आंकड़े कितने पसंद हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, डेमोग्राफिक्स के सवाल तो एग्जाम में हमेशा मेक या ब्रेक वाले होते हैं। अगर 2011 के डेटा पर नजर डालें तो इस जिले की कुल आबादी लगभग 23,97,888 है, जिसमें पुरुष 12,14,000 और महिलाएं 11,85,000 के आसपास हैं। और यहाँ का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 978 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष है। ये राज्य के औसत से काफी बेहतर तस्वीर दिखाता है। लेकिन एक आंकड़ा जो मुझे सच में बहुत चौंकाता है वो है इसका रूरल और अर्बन डिवाइड। इस जिले की 89.29% आबादी ग्रामीण है। लगभग 90%। हाँ, और सिर्फ 11.71% आबादी ही शहरों में रहती है। यानी इस गाड़ी का सारा वजन सिर्फ एक ही पहिए पे टिका है। और जब आबादी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ गांव में रहता हो तो उसका सीधा असर विकास के दूसरे पैमानों पर पड़ता ही है। इसे हम साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट में बहुत साफ देख सकते हैं। टोटल लिटरेसी रेट तो 72.23% है ना यहाँ की? हाँ, जो देखने में तो ठीक ठाक लगती है, लेकिन असली कहानी इसके अंदर छिपे लिटरेसी गैप में है। लिटरेसी गैप यानी पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का जो अंतर है। एकदम सही। यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 81% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 62% है। ये लगभग 19% का एक बहुत ही बड़ा गैप है। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल। ये गैप हमें साफ बता रहा है कि 88% ग्रामीण आबादी वाले इस क्षेत्र में आज भी महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। और यहाँ आयोग अपना एक और सबसे बड़ा जाल बिछाता है। और शिवांश मिश्रा सर ने इस पॉइंट को बहुत ही जोर देकर हाईलाइट किया था अपनी क्लास में। आप जनसंख्या घनत्व वाले आंकड़े की बात कर रही हैं? हाँ, सर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब कोई स्टूडेंट एग्जाम हॉल में 88% ग्रामीण आबादी के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि वहाँ दूर दूर तक खेत होंगे और लोग काफी फासले पर रहते होंगे। और लोग नेचुरली पॉपुलेशन डेंसिटी का अनुमान बहुत कम लगाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन असलियत में अंबेडकर नगर का जनसंख्या घनत्व 1020 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, हमारी इस पूरी स्टडी सीरीज में ये पहला ऐसा जिला है जिसने 1000 का आंकड़ा पार किया है। ये सच में एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। छात्र अक्सर गाजियाबाद या लखनऊ का डेंसिटी तो रट कर जाते हैं, पर एक ग्रामीण जिले में इतनी सघन आबादी ये उन्हें बुरी तरह कंफ्यूज कर देती है। ये मैथ्स मेरे दिमाग में थोड़ा बैठ नहीं रहा है। एक मिनट, जमीन ग्रामीण है, लोग गांव में रह रहे हैं, पर आबादी का दबाव किसी महानगर जितना सघन है। हाँ, और इसी से वो विरोधाभास पैदा होता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। वही तो। देखिए, अगर हम इसके कृषि प्रोफाइल को देखें तो ये गंगा के मैदानी स्वरूप में आता है। नदियों का पूरा एक जाल है यहाँ, टोन्स, तमसा और घाघरा, जिससे हम सरयू भी कहते हैं। बिल्कुल, इरिगेशन की कोई कमी नहीं है यहाँ। हाँ, नलकों पर नहरें भरी हुई हैं। जमीन की दोमट मिट्टी खेती के लिए एकदम वरदान है। खरीफ और रबी की फसलें जैसे धान, मक्का, गेहूं तो होती हैं, पर नकदी फसलें जैसे तुलसी, अश्वगंधा और मेंटा भी होती हैं। और शुगरकेन बेल्ट भी तो लगती है ना यहाँ से। वही ना, लखीमपुर और बाराबंकी की तरह यहाँ की दोमट मिट्टी गन्ने के लिए बहुत शानदार है। और सिर्फ कृषि ही क्यों, अगर इंडस्ट्रियल साइड देखें तो ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में तांडा का पावरलूम इसकी बड़ी पहचान है।
तांडा टेक्सटाइल को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। हाँ, टेक्सटाइल और टेराकोटा दोनों को जीआई टैग्स मिले हैं। शुगर मिल है, राइस मिल है, सीमेंट की इकाइयां हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब कृषि इतनी सॉलिड है, पानी है, इंडस्ट्रीज हैं, तो भारत सरकार इसको अत्यंत पिछड़ा जिला क्यों मानती है? ये पैराडॉक्स आखिर कैसे काम करता है? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा एनालिटिकल सवाल है और इंटरव्यू या मेंस में ऐसे ही इकोनॉमिक रियलिटी पर सवाल बनते हैं। इसे समझने के लिए हमें उन्हीं दो आंकड़ों को जोड़ना होगा, 80% रूरल पॉपुलेशन और 1020 का घनत्व। इन दोनों का आपस में सीधा कनेक्शन है क्या? बहुत गहरा कनेक्शन है। सिर्फ जमीन का उपजाऊ होना काफी नहीं होता। जब आपके पास 1020 का डेंसिटी हो और उसमें से लगभग सारे लोग खेती पर ही निर्भर हों, तो वहां प्रचंड बेरोजगारी पैदा हो जाती है। अच्छा, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर एक खेत में 2 लोगों की जरूरत है पर परिवार के 5 लोग उसी में लगे हुए हैं। एकदम सही समझाया आपने। वो दिख तो रहे हैं कि काम कर रहे हैं, पर उत्पादन में उनका जो एक्स्ट्रा योगदान है वो बिल्कुल शून्य है। यानी कृषि उनकी ताकत तो है, पर उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हाँ, और अब बात करते हैं तांडा पावरलूम की। ये उद्योग ऐतिहासिक तो है, लेकिन दशकों तक ये पूरी तरह से परंपरागत और असंगठित रहा। अनऑर्गेनाइज्ड रहा। यानी उनके पास आधुनिक तकनीक या मार्केट तक पहुंचने की सप्लाई चेन नहीं थी। बिल्कुल नहीं। कारीगर मेहनत तो कर रहे थे पर स्केल अप नहीं कर पाए। जीआई टैग मिलना एक बड़ा सांस्कृतिक सम्मान जरूर है, पर सिर्फ टैग मिलने से रातों रात आर्थिक चमत्कार नहीं होते। उस टैग को एक प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक मॉडल में बदलना पड़ता है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। यानी पोटेंशियल था, लेकिन उसे मॉडर्नाइज नहीं किया गया। तो अब प्रशासन इस पिछड़ेपन के टैग को हटाने के लिए क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ला रहा है? किसी भी जिले का फ्यूचर उसकी शिक्षा से ही तय होता है। इसीलिए अकबरपुर को तेजी से एक एजुकेशन हब बनाया जा रहा है। महामाया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पूरी तरह सक्रिय है। रामाबाई डिग्री कॉलेज भी है वहाँ। ये तो उस 19% लिटरेसी गैप को ख़त्म करने में बहुत मददगार होगा। और जब यूथ पढ़ लिख कर मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएगा तो खेती पर दबाव अपने आप कम हो जाएगा। यही लंबी आयु की दिशा है। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, जिले की सांस्कृतिक विरासत को भी अब टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। यहाँ के संस्कृति अवधी और भोजपुरी का एक बहुत ही प्यारा संगम है। हाँ, ये संगम तो यहाँ के मेलों में साफ छलकता है, जैसे श्रवण धाम मेला, किचौचा का माघ मेला और सबसे प्रसिद्ध गोविंद साहब मेला। ये मेले एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सही कहा। और इनके अलावा टूरिज्म के लिए किचोशा शरीफ दरगाह, सरयू तट का कम्हारिया घाट और ऐतिहासिक लौरपुर राजा का किला भी डेवलप किया जा रहा है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें, वो कौन से बड़े माइलस्टोन्स हैं जो इसकी आर्थिक स्थिति बदलेंगे? 3 बड़े माइलस्टोन्स तय किए गए हैं। पहला, अकबरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को एमएसएमई का एक हब बनाना ताकि लोकल रोजगार पैदा हो। दूसरा, जो ओडीओपी के तहत तांडा का वस्त्र उद्योग है, उसे अब प्रॉपर फंडिंग, सब्सिडी और नेशनल मार्केट का एक्सेस दिया जा रहा है, जिसका इंतजार सालों से था। और तीसरा माइलस्टोन क्या है? तीसरा है इको टूरिज्म। यहाँ की दरबन झील को एक बहुत बड़े बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने पर काम चल रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत आगे की सोच है। और जैसे शिवांश मिश्रा सर की चीट शीट में ध्यान दिलाया गया था, इन बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा ज़मीनी योजनाएं भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। हर घर नल, पीएम आवास और एमएनआरईजीए जैसी स्कीम्स उस 80% ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर सीधे तौर पर उठा रही हैं। एकदम बिल्कुल। जब बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी तभी तो लोग इन बड़े आर्थिक बदलावों का हिस्सा बन पाएंगे ना। बिल्कुल सही। तो आज के इस डीप डाइव में हमने अंबेडकर नगर के ऐतिहासिक जड़ों से लेकर उसके प्रशासनिक ढांचे और डेमोग्राफिक्स को समझा। हमने देखा कि कैसे 1020 का घनत्व और प्रचंड बेरोजगारी एक उपजाऊ क्षेत्र को पिछड़ा बना देते हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसा जिला जिसके पास तोंस और घाघरा जैसी नदियां हैं, टांडा पावरलूम जैसी ऐतिहासिक कला है और जो अब तेजी से एक मॉडर्न शिक्षा का हब बन रहा है, क्या वो भविष्य में इन नई योजनाओं और एमएसएमई के दम पर अपने अत्यंत पिछड़े होने का टैग हमेशा के लिए मिटा पाएगा?
ये सिर्फ एग्जाम का सवाल नहीं है, इस पर जरूर सोचिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।